अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता हो कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में हैं, गाड़ी रोक के सबने सलाम ठोका और आपको लगा हा तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बनने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए खाप पंचायत की तरह से, इसको मार निपटाओ सब, ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई वनवास शुरू। 14 साल का नहीं होता, 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने, उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता उसको, इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, उस सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन डबल ट्रिपल उसकी ना हो सके। इसलिए कहते हैं कि एक लेवल के बाद, चाहे वो जज हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, और सिविल सर्वेंट चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, इनका बेसिक काम होता है भाषा से लिखना। नोटिंग का मतलब अपनी राय लिखना फाइल में। ड्राफ्टिंग का मतलब एक फाइनल लेटर या नोटिस जारी करना, उसकी लैंग्वेज। एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले सारे अधिकारी लाइन से फाइल के लेफ्ट साइड में जो ग्रीन शीट्स होती हैं उसमें अपनी राय लिखते हैं। और जब मामला फंसता है ना, देखते हैं कि किसकी राय क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है राय, ओपिनियन। उस नोटिंग में जो बहुत सधी हुई नोटिंग करेगा, मान के चलिए कि मिनिस्टर तक को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर भी खारिज करेगा तो फाइल में लिखना पड़ता है कि मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, फिर बताना पड़ता है क्यों सहमत नहीं हूं। मिनिस्टर की मजबूरी है, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ एक नोटिंग कर दी है, तो आपके ऊपर के किसी अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि उसको खारिज कर सके। और कर सकता है, सीनियर है, अगर वो कह दे कि ये गलत है, ये करना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन केस खुलेगा फिर फंसेगा मिनिस्टर, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो साफ लिखी थी उसमें। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, फिल्म्स की बात करें, और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है? आपकी लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को, और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो,
जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको। एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है। आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं। आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में, कोई टेबल में, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं। जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना। और एसएससी में क्या पूछते हैं? गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश में इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ो 3 चीजों में। रीजनिंग, उनसे आप रीजनिंग चलते पूछिए, सभी जगह कुत्ते बोलेंगे हाँ हाँ चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे तो बढ़िया। और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट। तो असिस्टेंट है, यानी प्रमोशन के बाद बनेगा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, और आईटीओ लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन, एसीआईटी। और ये एसएससी वाला व्यक्ति 11 साल की सर्विस के बाद एसीआईटी बनेगा, जो आप D1 पे बनेंगे। असली बात आप सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, आईआरएस बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े, अकाउंट्स आर्ट्स पढ़े हुए थे, मैथ्स आता नहीं है, सी सेट में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था। इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीली चिट्ठी नहीं आई। ठीक, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में है। और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे आईआरएस में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई आईआरएस की, ट्रेनिंग में आते हैं सीए, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी का दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के। इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि यार औरंगजेब कहाँ चला गया। हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी। ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना यूपीएससी पर सर उड़ जाता है। इसलिए आप वहाँ कितना भी खराब पढ़े, अंत में पास करवा देते हैं। यहाँ तक कि चीटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है वहाँ पर, कि भैया पास होना है आपको, यूपीएससी की परीक्षा का सवाल है, किस क्वेश्चन का भेज दिया है, तो आखिरी एग्जाम में जब दिखता है ऐसे पास नहीं होगा, इन्विजिलेटर बाहर चले जाते थोड़ी देर के लिए कि हम चाय पी के आ रहे हैं, आप अधिकारी लोग हैं, समझदार हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। हम 10 मिनट में आ रहे हैं, इसका संकेत स्पष्ट होता है कि भाई है ना 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट काफी है, एग्जाम आसान है। और 10 मिनट में उसके बाद राम राज्य स्थापित होता है वहाँ पर, और उसके बाद फिर सब लोग पास हो जाते हैं। तो इनको लगता है हमारा झंझट तो खत्म हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी बाद में, फिर वो फील्ड में जाते हैं। अब एक जिला या एक छोटा जिला उसके हाथ में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उससे बस 3 असिस्टेंट हैं, एक आईटीओ है। दावे से कह रहा हूँ कि 90% केसेस में असिस्टेंट्स को लगता है कि ये आदमी बना कैसे आईआरएस। 90% केसेस में ऐसी स्थिति होती है। मतलब आईआरएस ऐसे भी आईआईटी वाला था और आईएएस एग्जाम दिया, आईआरएस हो गया, जब वो बन गया तो ऐसे होता है, प्रभु आप आएंगे आईआरएस बन गए, तो प्रभु वाले मूड में रहते हैं। कोई ह्यूमैनिटीज वाला, हिंदी माध्यम वाला पहुंच जाए वहाँ, जिसको मैथ के नाम से भूत आता हो जिसको, फिर देखिए असिस्टेंट्स को धीरे धीरे क्या होता है, काम सारे असिस्टेंट करते हैं। कोई काम है, सर बोलते हैं भाई तो सब देख लो क्या है ये, कुछ इंग्लिश में लिखा, आप देखो क्या लिखा है, इसका टैक्स कैलकुलेट करना जरा, कैसे करते तुम लोग यार, कैसे करते हो। इसको लगता है कि हम तो जैसे करते हैं, तू आया कैसे यहाँ पर, तू यहाँ पहुंचे कैसे, ये हालत हो जाती है। और उसके बाद केस की सुनवाई, भाई साहब जज भी तो है। असिस्टेंट कमिश्नर होने का मतलब है कि आप जज हैं। जज का मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी के मामलों में आप जिस भी सर्विस में हैं, उसके केसेस आपके पास आएंगे। किसी पे आपने भेजा, एक पत्र भेजा कि आपका टैक्स ठीक नहीं लग रहा हमें, तो डिस्कशन करनी होगी, केस कर दिया, वो आदमी आया, उससे वकील भेजा अपना, वो वकील एलएलबी प्लस सीए है। आमतौर पर टैक्सेशन के वकील सीए प्लस एलएलबी होते हैं। वो वकील है, वो पिछले 10, 20, 25 साल से इनकम टैक्स के केसेस देख रहा है, इनकम टैक्स एक्ट उसका पूरा रटा हुआ है। वो देखता नहीं है, वो सीधे पेज नंबर बोलता है, पेज नंबर है, चौथी लाइन दूसरा शब्द, ऐसे बोलता है, और सारा इंग्लिश में बोलता है। सामने जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने इनकम टैक्स ठीक से पढ़ा क्योंकि एकेडमी में वो बाकी कामों में व्यस्त थे, अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, कैलकुलेशन करनी आती नहीं है। कोई बोल दे 3000 का 20% 5 मिनट रुपया, 3000 3 0 गुणा 20/100, 2 0 यहाँ से कटी, 30 गुणा 20 600, 2-2.5 मिनट के बाद बोले हाँ 600 आगे बताओ। आप समझ रहे हैं कि जो वकील सामने खड़ा है, इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है, 2-3 असिस्टेंट खड़े हैं। वकील असिस्टेंट को देख के पूछ रहे हैं क्या ये, तो कह रहे हमें क्या पता कौन है आ गया। क्या करेगा? अगर आप चाहते हैं कि आप आईआरएस बन के ऐसी छवि लेके जिए, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा आदमी मर जाए। ये जीना भी कोई जीना लल्लू, जीवन तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए भाई ठीक से समझिए इस बात को, इन चीज़ों को तो गौण मत मानिए, इन स्किल्स को ठीक से इंप्रूव करें। खैर ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सा मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा, फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यूपीएससी इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? इतनी अपेक्षा, इसी पे सड़क पे उतर जाते लोग, ये क्या करवा रहे हो हमसे? जो हर बात पे सड़क पे उतर जाए उसका कौन सा टेस्ट पास होगा? नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट, NAT।
तो वो तो नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड कहाँ हुआ, वो तो एनएटी हुआ। तीसरा है रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। आईएएस बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास है, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया, इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वही नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता। इसका मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए। और ये सीसेट में भी आता है। और अगर मैं कहूं कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए जीएस मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है। ऐसे के पेपर में लिखा ही होता है कि ये पेपर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है। कितना अच्छा है। जिस व्यक्ति की भाषाई क्षमताएं ठीक हैं, जिसको बेसिक मैथ्स डेटा वेटा समझ में आता है, अगर आपको पहलवान बनना हो तो इसकी जरूरत नहीं बीच वाले की, है ना। पहलवान के लिए जो चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है भाई, सीधी सी बात है ना। ऐसी रीजनिंग बेसिक लेवल पे आती हो। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक हो, और सीसेट में ये भी आता है, क्योंकि अंततः जीवन में क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आप कलेक्टर कुर्सी बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी, बहुत कुछ, बहुत मजा आता है। फोन आया कि दंगा हो गया सर, आपने कहा तो चलना होगा फिर तो। तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है, इधर सामुदायिक दंगा हो गया है, उधर जातीय दंगा हो गया है, एक ही जगह जा सकते हैं। फैसला करो सर कहाँ जाएंगे। आपके रुको नोट्स निकालता हूँ, पहले वाले नोट्स मिल नहीं रहा कहाँ जाना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। और लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सीसेट का पाठ्यक्रम पूरा का पूरा। कितना अच्छा सिलेबस है। इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। आप कलेक्टर हैं, मजाक थोड़ा है। लोग दंगा करने पे उतारू हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के, टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रोक देते हैं, रुको कलेक्टर साहब आए। इतना वजन तो है आपकी गाड़ी में, आपकी सत्ता में, आपके साथ जितने स्टाफ लोग जाएंगे उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो जाएगा। अब 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं, या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया, इतना प्यार मोहब्बत से और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लग भी गई एकदम। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पंगा बोलने से, कलेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आप ये नहीं कह सकते मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूँ, मैं कहाँ ले आया मुझे, ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या, पहले मेरे ऑफिस आके बात करें फिर दंगा खेलें उसके बाद, ऐसा थोड़ा होगा। सड़क पर उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी, आंख से आंख मिला के, भाई साहब ठीक नहीं है। कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे, आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हम तो करेंगे, नहीं आप नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप नहीं करेंगे, करोगे तो आखिरी बार करोगे। ये कान में बोलना है। तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स हैं ना, चारों उठवा लिए मैंने, एक कान में बोलना है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो और अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो, वरना मैं फोन घुमा रहा हूँ। और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही, तो चारों मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। करूँ फोन, ये क्या बात हुई, बस बात यही हुई है, यही बात है। ये तो राज्य ऐसा नहीं होता, संविधान में आर्टिकल सारे मत पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं आईएएस में, इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल, भूल जाएगा सारे आर्टिकल, चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया। दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, तो हीरो मत बन, इतना तोड़ूंगा, अकेले में बोला इतना तोड़ूंगा हड्डियां गिन नहीं पाओगे कि हड्डियां की पसली है, पता नहीं चलेगा। अब बाहर चलो मेरे साथ मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना। चल, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती। फिर लोग बाहर जाएंगे, मामला सुलझ गया भाइयों बहनों, अब अपने घर जाओ और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ। ये होता है कलेक्टर बनना, एसपी बनना मजाक छोड़ना है भाई, सफल एसपी बनना है, एसपी तो बन जाओगे, सफल एसपी होना, सफल कलेक्टर होना, उसमें ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और जिसने झेल लिया। मतलब ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ एसआईपीएस में, वो इतने प्रिय हैं सरकारों के, मतलब हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। सीएम के दिमाग में एकदम स्पष्ट रहता है कि जो जिला किसी से संभलेगा ही नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, वो दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव जिला है। सीएम अपनी मीटिंग में एक बात कहता है, एक्स को भेज दो, खत्म बात। और क्योंकि सीएम होम मिनिस्टर भी खुद ही होता है आमतौर पर राज्य में, तो सीएम के पास ही पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो सीएम सीधे उसको बुला के बोलता है यार वो जिला संभाल लो 6 महीने, उसको ठीक करो, फिर अगला जिला देंगे, 5 साल में 12 जिले ठीक करने तुम्हें। ऐसी छवि, और ऐसी छवि वाले लोग वो नहीं है जो आईटी से पढ़े हुए हैं, उनको बस ये पता है कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, दंगाइयों को कैसे मैनेज करना है, कैसे डराना है, कैसे पुचकारना है, ये सब पता है। ऐसा आईपीएस जो टॉपर नहीं था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जिसने हैंडलिंग बहुत शानदार की, वही तो अच्छा है। आईआईटी का टॉपर था, यहाँ के आईआईटी खेल रहा है, तो क्या फायदा होगा उसका, उससे क्या होगा उससे। तो ये सब क्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में है तो हम कहेंगे उसके पास सही